Hello, I am Shahnawaz and today we are continuing reflection and refraction, and in this part 8 video lecture we will discuss about image formation by concave mirror. Yes, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्केव मिरर की मदद से इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के सामने प्लेस होगा तो उसकी इमेज किस तरह से फॉर्म होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस कॉन्केव मिरर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो इससे उसके बनने वाली जो इमेज है उस पर क्या इफ़ेक्ट आने वाला है। आपने अक्सर देखा होगा आपकी डेली रूटीन लाइफ में, जब कभी भी आप स्फेरिकल मिरर में अपनी इमेज को देखते हैं तो आपको पता है कि आपको आपकी इमेज जो है वो बड़ी डिस्टर्ब से नज़र आती है। डिस्टर्ब से इट मीन्स कि वो कभी आपको बड़ी नज़र आती है, कभी छोटी नज़र आती है, कभी चौड़ी नज़र आती है, कभी उल्टी नज़र आती है। ऐसे बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं इस स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन के। तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं कॉन्केव मिरर। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ नॉर्मल सा एक एग्जांपल लूँ अगर स्फेरिकल मिरर्स का आउट ऑफ अदर दैन द कॉन्केव मिरर, तो आपने प्रैक्टिकली कभी फील किया होगा आपकी कार में या आपकी बाइक में जो साइड ग्लासेस होते हैं, अक्सर आप उन साइड ग्लासेस में अपने पीछे से आने वाले व्हीकल को देख रहे होते हैं। आपने बिल्कुल ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी वो व्हीकल आपके करीब आता जाता है उस साइड ग्लास में उस व्हीकल की इमेज जो है वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आती है, आपको इनलार्ज होती हुई नज़र आती है। ठीक है, आपने एक और कभी इस तरह का एक्सपेरिमेंट घर पर किया होगा या इस तरह की एक्टिविटी की होगी कि आपके घर में नॉर्मली जो बर्तन होते हैं या पतीली होती है वो, मैंने जैसा कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि एक तरह से स्फेरिकल मिरर की तरह ही काम करते हैं, या जो स्पून होता है बड़ा चमकीला सा स्टील का जो स्पून होता है वो भी एक तरह का कॉन्केव मिरर का ही काम करता है। तो आपने ये देखा होगा कि अक्सर कभी आपने अपनी इमेज को उसमें देखा होगा तो आपको आपकी इमेज बड़ी डिस्टर्ब सी नज़र आई होगी, और आपने बिल्कुल ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब कभी भी आपने उस पतीली को या उस स्पून को अपनी पोजीशन से थोड़ा सा चेंज किया होगा, या आपने आपको उस पर्टिकुलर पतीली या स्पून को आपकी पोजीशन से थोड़ा सा दूर किया होगा या पास किया होगा, तो आपकी जो इमेज उसमें बन रही थी वो इमेज भी थोड़ी सी वेरी होती है। कभी वो इमेज छोटी हो जाती है, कभी वो इमेज इनलार्ज हो जाती है। तो इस तरह के इफ़ेक्ट आपने उसमें देखे होंगे। तो डेफिनेटली ये किस वजह से हो पा रहा है, ये इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो इट मीन्स कि आप और मिरर इट मीन्स कि वो जो भी आपने बर्तन लिया हुआ है उस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वेरी हो रही है। तो हम सिंपल वे में अगर ऐसा बोलें कि सपोज़ अगर आपका मिरर जो है कोई भी स्फेरिकल मिरर, या इस केस में हम यहाँ पर कॉन्केव मिरर कंसिडर कर रहे हैं, तो कॉन्केव मिरर के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो डेफिनेटली इसकी बनने वाली जो इमेज होगी उसका नेचर, उसकी पोजीशन भी चेंज होगा। अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए अलग अलग इमेज किस तरह की बनेगी, इस लेक्चर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कॉन्केव मिरर के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट केस से। द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक कॉन्केव मिरर नज़र आ रहा है। कॉन्केव मिरर का यहाँ पर पोल पी भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर फोकस एफ भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी भी आपको नज़र आ रहा है, और दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट ए बी। दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट ए बी। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन में रखा जाता है, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, दिस इज़ अ मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके सामने ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन में खड़ा है। इस पूरे लेक्चर में हम जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस पर। हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर वर्टिकल अपवर्ड पोजीशन में रखा जाएगा। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कुछ इस तरह से चेंज करेंगे कि जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है ये पोल और फोकस के बीच में। फिर अगले केस में हम इसको देखेंगे, इसको हम फोकस पे प्लेस करेंगे। फिर इसके बाद वाले केस में हम इसे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करेंगे, या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस करेंगे। देन वी विल पुट इट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड देन वी विल पुट इट ऑन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बार बार चेंज करेंगे, और फिर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने के बाद इससे बनने वाली जो इमेज है, ये इमेज है जो यहाँ पर एक इस तरह की इमेज नज़र आ रही है, इस इमेज के नेचर को फाइंड आउट करेंगे, इस इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे, इस इमेज के साइज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट केस से। द फर्स्ट केस इज़ दिस, ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस किया हुआ है, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, दिस इज़ अ पोल, दिस इज़ अ फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, यहाँ पर आपने आपको प्लेस कर दिया है। एंड देन
हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को क्रिएट करने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रेस के इंटरसेक्शन का होना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली हम भी यहाँ पर दो इंसिडेंट रे कंसिडर कर रहे हैं जो रिफ्लेक्ट होकर आपस में इंटरसेक्ट होगी। तो किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दो रेज है, द फर्स्ट वन इज़ अ बी डी, दिस इज़ अ बी डी एंड द अनदर वन इज़ अ बी ई। These are the two rays which are get incident on the reflecting surface of concave mirror and get reflected from its position E and D। सो हम इनका जो रिफ्लेक्शन होगा किस तरह से होगा उसके बारे में हम प्रीवियसली 4 रूल्स पढ़ चुके हैं, रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, रूल थर्ड एंड रूल फोर्थ। सो अगर आपको इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उनके सारे रूल्स, इमेज फॉर्मेशन की मेथडोलॉजी, ठीक है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, रे डायग्राम का फॉर्मेशन, इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रीवियस लेक्चर से पहले समझने होंगे, तभी आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है इसका तो आप प्रीवियस लेक्चर को प्लीज़ देखिए, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आने वाला है, ठीक है। और अगर आपने इसको देख लिया है प्रीवियस लेक्चर को तो फिर रियली यू विल एंजॉय अ लॉट दिस लेक्चर एंड यू विल लर्न अ लॉट। सो रूल फर्स्ट क्या कहता है, द व्हाट इज द रूल फर्स्ट? द रूल फर्स्ट सेज दैट whenever any of the ray gets incident on the reflecting surface of the concave mirror parallel to the principal axis, then after the reflection it will get passed through the focus of concave mirror। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंसिडेंट रे बी डी इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख सकते हैं द इंसिडेंट रे बी डी इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस और बी डी क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे कोई आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास हो जाती है। डेफिनेटली यहाँ पर भी ये वाली जो रे है वो फोकस से पास हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी ये लिखा है रिफ्लेक्टेड रे डी एफ पासिस थ्रू द फोकस क्लियरली। अगेन जो सेकंड रे है दैट इज अ रे बी ई, दिस रे बी ई इज बेसिकली गेट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस कॉन्केव मिरर। अब ये जो रे बी ई है, अगर आप इसको थोड़ा सा बैकवर्ड करके देखें तो आपको ये ऐसा लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है। अब हमने रूल नंबर 3 पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो ऑब्वियसली वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसी पाथ को रिट्रेस करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो बी ई है वो बी ई यहाँ पर टकराने के बाद इसी पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी और इसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखिए द इंसिडेंट रे सी ई, इंसिडेंट रे सी ई, अब यहाँ पर हम इसको इंसिडेंट रे बी ई ना बोलकर क्या बोल रहे हैं, सी ई। वाई? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर रे इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस पॉइंट बी पर आने के पहले वो कहाँ से आ रही है, सपोज इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। सो दिस इज द इंसिडेंट रे सी ई, ठीक है। सो द इंसिडेंट रे सी ई passes थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रिफ्लेक्टेड रे ई सी retraces द पाथ। अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से होगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से, दिस इज अ सी ई इज अ इंसिडेंट रे एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स रे ई सी फ्रॉम ई टू सी। सो ये उसी पाथ को क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है, ठीक है। तो द रिफ्लेक्टेड रे ई सी रिट्रेसेस द पाथ, ठीक। नाउ वी फाइंड दैट द रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो क्या है, डाइवर्जिंग है, दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रही है। तो डेफिनेटली इनके मिलने का सवाल ही नहीं उठता। तो अब हमें क्या करना होगा, इन्हें मिलाना होगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है इस बारे में कि जब भी कोई लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, डाइवर्स होती है, तो हमें क्या करना होता है, उसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करना होता है। तो हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से क्या करेंगे, उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। आप ये डॉटेड लाइंस को देख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों लाइट रे जो है वो किसी पॉइंट बी डैश पर जाकर आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वी फाइंड दैट द रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग, सो वी प्रोड्यूस दीज रेज बैकवर्ड, दीज रेज अपीयर टू मीट एट बी डैश। क्लियर? हमें ये रे कहाँ पर मिल रही है, बी डैश पर मीट होती भी मिल रही है। अब हमें क्या करना है, इस बी डैश से इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर बेसिकली इमेज होगा इस ऑब्जेक्ट ए बी का, इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसने परपेंडिकुलर एक्सिस पर जो ऑब्जेक्ट जो है वो उसका प्रिंसिपल एक्सिस पर जो पॉइंट है वो है पॉइंट ए। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ए डैश, पॉइंट ए डैश।
So we can say this b dash a dash या a dash b dash is the image of this object AB. तो बोल सकते हैं द ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द बी डैश टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच कट्स इट एट ए डैश, देन ए डैश बी डैश इज़ द इमेज ऑफ ए बी. क्लियर. तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से आपने दो रेज की मदद से आपने इस ऑब्जेक्ट ए बी के लिए एक इमेज को फॉर्म किया है और ये इमेज भी आपको नज़र आ रही है. अब देखिए इस इमेज के नेचर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये इमेज का नेचर क्या है, इसकी लोकेशन क्या है. तो लोकेशन तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इमेज कहाँ पर बनी है. इमेज जो है इस मिरर के पीछे बनी है, बिहाइंड द मिरर. सो लोकेशन ऑफ द इमेज क्या हो गई, बिहाइंड द मिरर. अब अगर हम बात करें इस इमेज के नेचर की कि इस इमेज का नेचर क्या है, तो देखिए ये इमेज कैसी, बिल्कुल सीधी, इरेक्टेड. ये सीधी इमेज है, बिल्कुल कहीं से भी कुछ इंक्लाइनेशन नहीं है, तो इसलिए ये कहलाएगी इरेक्टेड. इरेक्टेड इमेज, सीधी इमेज. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, द इमेज इज़ वर्चुअल. इमेज कैसी है, वर्चुअल. वाई इट इज़ वर्चुअल, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि जब भी लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट नहीं होती तो इट मीन्स कि ये रियल में इंटरसेक्ट तो कभी नहीं होगी. तो आपने वर्चुअली इसको इंटरसेक्ट करवाया है, आपने बैकवर्ड एक्सटेंड करके इसको खुद वर्चुअली इंटरसेक्ट करवाया है, इसलिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये भी वर्चुअल होगा. इसलिए इससे बनने वाली जो इमेज होगी वो भी कैसी होगी, वर्चुअल होगी. सो इट्स विल नॉट बी द रियल इमेज, इट इज़ अ वर्चुअल इमेज. सो वी कैन से द इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज इज़ अ वर्चुअल एंड इरेक्टेड. इमेज कैसी है, सीधी है, बिल्कुल इरेक्टेड है और वर्चुअल है. एंड द सेकेंड थिंग अगेन, इमेज इज़ लार्जर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट. इमेज इज़ मैग्नीफाइड और इन लार्ज. आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज कैसी है, इस ऑब्जेक्ट के साइज़ के रिस्पेक्ट में बड़ी है. ये ऑब्जेक्ट का साइज़ देखिए छोटा है और इमेज का साइज़ कैसा है, बड़ा है. तो यहाँ पर हमें इमेज कैसी मिली, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी मिली है, इन लार्ज मिली है, मैग्नीफाइड मिली है. ठीक है. तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी कॉन्केव मिरर के पोल और फोकस के बीच में अगर प्लेस करें तो इसकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्टेड होगी, सीधी होगी. और इम्पॉर्टेंट थिंग, वो इस ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ी होगी, इस ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ी होगी. और ऑब्वियसली सी बात है, ये इमेज कैसी है, ये इमेज एक तरह की वर्चुअल इमेज है. तो इस इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं देख पाएंगे, इस इमेज को सिर्फ और सिर्फ आप मिरर में ही देख सकते हैं. इस इमेज को आप स्क्रीन पर प्लेस नहीं कर सकते बिकॉज इट्स द वर्चुअल इमेज. अगेन, सो दिस इज द ओनली केस in which the virtual image is obtained in case of the concave mirror. This is the only case in which the virtual image is obtained in case of the concave mirror. ये पहला ऐसा केस है या वन एंड ओनली ऐसा केस है जिस केस में कॉन्केव मिरर से हमें वर्चुअल इमेज मिलती है. अदरवाइज इसके अलावा जितनी भी पोजीशंस अभी हम देखेंगे उन सारी पोजीशंस में कॉन्केव मिरर से हमें कैसी मिलती है, हमेशा रियल इमेज मिलती है. सो आपको याद रखना है, इट इज़ अ स्पेशल केस. आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज द स्पेशल केस इन विच द कॉन्केव मिरर क्रिएट्स द वर्चुअल इमेज. तो इट्स द स्पेशल पोजीशन व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस. क्लियर. सो इट्स द स्पेशल केस, यू हैव टू रिमेंबर इट. तो चलिए लेट्स कम टू द केस टू. केस टू क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस एफ. अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर दिया, फोकस पर प्लेस कर दिया. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वी हैव पुट दिस ऑब्जेक्ट ए बी एट द फोकस. ये फोकस पॉइंट एफ, इस फोकस पॉइंट एफ पर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है. तो आप देख सकते हैं जब आपने इसको फोकस पे प्लेस किया है तो ऑब्वियसली सी बात है अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट द फोकस है. अगेन यहाँ पर हम दो रे कंसिडर करेंगे. द फर्स्ट रे इज बी डी. आप देख सकते हैं दिस रे बी डी इज अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. बी डी जो कहाँ से आ रही है, इस ऑब्जेक्ट के टिप से होकर आ रही है. ठीक है, ये एरो हेड से होकर आ रही है. ये एरो हेड से आने वाली जो इंसिडेंट रे है बी डी, दिस इज अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो रूल फर्स्ट कहता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी, तो डेफिनेटली इट इज़ पासिस थ्रू द फोकस. आप देख सकते हैं ये कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है. सो रूल फर्स्ट कहता है इंसिडेंट रे बी डी इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड बाय डी एफ. रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई आपकी, डी एफ. डी एफ, दिस इज अ डी एंड दिस इज अ फोकस एफ. सो दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे डी एफ पासिस थ्रू द फोकस. अगेन द सेकंड रे दिस इज अ बी ई. ये बी ई जो रे है ये बेसिकली कहाँ से आ रही है, सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आ रही है. तो सो इट हैज़ बिकम द रे सी ई. सपोज कोई दूसरी रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आ रही है और इस के टिप बी से टकराते हुए इस पर्टिकुलर कॉन्केव मिरर के पॉइंट ई पर इंसिडेंट होती है. सो हमने रूल नंबर थर्ड पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट रे
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर ये उसी पाथ में वापस लौट जाती है। इट मीन्स कि ये उसी पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। अगर ये पहले ऐसी आई थी तो अगेन ये इट हैज़ बिकम टू रिटर्न इन द सेम पाथ। सो हम इसे कहेंगे कि इसने उसी पाथ को रिट्रेस कर दिया। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं द इंसिडेंट रे सी बी ई इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंसिडेंट रे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सी बी ई कहलाएगी। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज सी बी एंड ई, द इंसिडेंट रे सी बी ई, द इंसिडेंट रे सी बी ई इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो रिफ्लेक्टेड रे ई बी सी, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हो गई अब, ई बी सी, रिफ्लेक्टेड रे ई बी सी इज रिट्रेसिंग द पाथ। सो द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, सो द इमेज फॉर्म्स एट द इन्फिनिटी। क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों की दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्लियर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है पैरेलल है तो अगर यहाँ तो मिलने का सवाल नहीं उठता है। पैरेलल रेज हमेशा कहाँ पर मिलती है, इन्फिनिटी पर। हमें पता है, हम जानते हैं कि द पैरेलल रेज ऑलवेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो अब देखिए यहाँ पर अब क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल रेज जो है वो इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, इट मीन्स कि इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पर बैकवर्ड एक्सटेंड करने का भी कोई मकसद नहीं है। ऑब्वियसली आप बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तब भी जाकर क्या होगा, ये पैरेलल ही कहलाएगी। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्योंकि हमें पता चल गया कि ये कहाँ पर जा रही है, इन्फिनिटी पर जा रही है। दोनों की दोनों लाइट रेज कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पर जा रही है। तो आप बिल्कुल थोड़ा सा अब यहाँ पर कंसिड्रेशन देखें। सो ये लाइट रेज अगर पैरेलली कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, सपोज़ इन्फिनिटी पर जा रही है, ठीक है। सो इन्फिनिटी पर आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो ये अगर होती है, सपोज़ एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट होती है। सपोज़ यहाँ पर थोड़ा सा आप मान लो कि थोड़ी देर के लिए दिस इज इन्फिनिटी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन के पॉइंट से फिर हम प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी, आप देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर होगा दिस विल बी द इमेज। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसिडरेशन देख सकते हैं कि इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ पर बनी, इन्फिनिटी पर। सो द इमेज की लोकेशन क्या होगी, इन्फिनिटी। अगेन इमेज क्या हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इन्फिनिटी पर। जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो साइज़ होगा इस परपेंडिकुलर का वो इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा है ऑब्वियसली। तो हम बोलेंगे कि द इमेज इज़ मैग्नीफाइड और इनलार्ज, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनलार्ज होगी, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होगी। और थर्ड थिंग क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर रियल इंटरसेक्शन हो रहा है इन्फिनिटी पर, हम मान रहे हैं कि इन्फिनिटी पे पैरेलल रेज इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर आपने बैकवर्ड एक्सटेंड करके इसको नहीं करवाया, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। सो दैट्स वाई द इमेज कैसी होगी, आपकी रियल होगी, ठीक है, इमेज कैसी होगी, रियल होगी। एंड द अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा था, वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन में, जबकि इमेज कैसी बन रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन में, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही होना है। तो इंटरसेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर भी उल्टा ही होगा। सो ये जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन ऑफ इमेज के बारे में कि द लोकेशन इमेज इज़ एट द इन्फिनिटी। हमें दिख रहा है लोकेशन ऑफ इमेज कैसी है, इन्फिनिटी पर है। अगेन हम बात करें अगर नेचर ऑफ इमेज की, तो इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, मैं बता चुका हूँ इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और हम ये भी बता चुका हूँ वेरी लार्ज इन साइज एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी, ठीक है। हाईली इनलार्ज एंड मैग्नीफाइड इमेज एट इन्फिनिटी। क्लियर। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यही एक ऐसा, दिस इज द ओनली केस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर इज एट द इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि यही एक ऐसा सिंगल केस है जब इस कॉन्केव मिरर की मदद से बनने वाली जो इमेज होगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी। अब देखिए इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है तो इन्फिनिटी तो आप देख नहीं पाओगे, तो ऑब्वियसली सी बात है ये इमेज भी आपको दिखने वाली नहीं है, ठीक है। इमेज बन रही है लेकिन आपको दिखेगी नहीं, बिकॉज वाई, यू आर नॉट एबल टू वॉच एट द इन्फिनिटी, ठीक है। और एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, इमेज का साइज़ इतना बड़ा है कि तो भी आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में आपको इमेज शायद नहीं दिखेगी या नहीं दिखेगी, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड केस देखते हैं हम। सो ये सिंगल ऐसा केस है जब ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बन रही है, अदरवाइज किसी भी केस में इन्फिनिटी पर इमेज नहीं बनेगी, ठीक है, इस कॉन्केव मिरर के लिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं थर्ड रूल। इसका थर्ड रूल क्या बोलता है या थर्ड केस,
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ एंड सी। तो अब आप देखिए, अभी पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था हमने पोल एंड फोकस के बीच में, फिर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे प्लेस किया। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ से रखा कर ले आए हम, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ पर ले आए। तो जब आपने यहाँ पर इसको प्लेस किया तो देखिए यहाँ पर प्लेस किया, तो अगेन यहाँ से भी अब आपको क्या करना है, इसकी इमेज को फॉर्म करना है। तो इमेज को फॉर्म करने के लिए अगेन दो रेज कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट रे इज बी डी, जो कैसी है, पैरेलल रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के। इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है। सो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। सो यहाँ पर पहली रे तो हमें पता चल गई। तो रूल 1 कहता है, रूल 1 था ये, इंसिडेंट रे बी डी इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो रिफ्लेक्टेड रे डी एफ पासेस थ्रू द फोकस। अगेन जो सेकंड रे हमने कंसिडर की है, देखिए सेकंड रे क्या बोलती है कि अगर कोई रे कहाँ से आ रही है भाई, फोकस से होती हुई आ रही है। देखिए आप इस पॉइंट बी से, इस जो ऑब्जेक्ट के पॉइंट बी से एक लाइट रे फोकस से होती हुई आ रही है, और फोकस से आने वाली जो रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये रूल सेकंड था, जो फर्स्ट वाले का जस्ट अपोजिट था। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो देखिए सेकंड रे, द रे सेकंड, इंसिडेंट रे बी ई इज पासिंग थ्रू द फोकस, इंसिडेंट रे बी ई इज पासिंग थ्रू द फोकस, एंड रिफ्लेक्टेड रे ई बी डैश पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्टेड रे ई बी डैश जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं, ये पहली रे ये वाली थी और दूसरी जो हमने बनाई, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट बी डैश पर हो रहा है। सो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, सो श्योरली इट विल बी द लोकेशन ऑफ इमेज। तो अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट बी डैश से इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर जो होगा वही क्या होगी, इमेज होगी इस ऑब्जेक्ट ए बी की। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इमेज है, दिस इमेज इज डिनोटेड बाय द ए डैश बी डैश एंड दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। तो अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ कि इमेज कहाँ पर बनी है, तो आप देख सकते हैं इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में बन रही है, ठीक है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर बन रही है, ठीक है। तो इमेज की लोकेशन क्या होगी, बियॉन्ड द सी, सी के बाद, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद कहीं पर भी बन जाए, ठीक है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर, ठीक है। सेकंड थिंग, इमेज कैसी है, अगर नेचर ऑफ इमेज की हम बात करें तो इमेज इज़ अ रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए यहाँ पर इमेज का जो इमेज के लिए जो इंटरसेक्शन हो रहा है रे का, रिफ्लेक्टेड रेस का, वो रियल है। ये आपने कोई बैकवर्ड एक्सटेंड करके तो नहीं किया, ये डायरेक्टली हो रहा है ना, डायरेक्टली जो है वो इनका इंटरसेक्शन हो रहा है। सो आफ्टर इंटरसेक्शन जो है ये इमेज जो हमें मिलेगी वो रियल इमेज कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन रियल में हुआ है। सो इमेज कैसी हो गई, रियल। और सेकंड थिंग इज दिस कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो कैसा था, वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन में यहाँ पर लगा हुआ है, आपको दिख रहा है ऑलरेडी, ठीक है, दिस इज ए बी। बट इमेज कैसी बनी, उल्टी, ए डैश बी डैश, डाउनवर्ड साइड में, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो रहा है। सो डेफिनेटली ये इमेज कैसी कहलाएगी, इन्वर्टेड इमेज। सो इमेज कैसी हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, इमेज इज मैग्नीफाइड और इनलार्ज। ये इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी और इनलार्ज होगी। तो देखिए इसको भी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी आपको शायद इस पर्टिकुलर फिगर में दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज़ बिल्कुल सेम नज़र आ रहा होगा, बट यहाँ पर एक्चुअल में जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से क्या होता है, बड़ा होता है। आप इसको देखिए इस तरह से समझिए थोड़ा सा कि सपोज़ यहाँ पर ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है, सपोज़ थोड़ी देर के लिए आप मानो कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो रिफ्लेक्टेड रेज क्या हुआ, कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैंने इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि इमेज जो है वो सी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी बन सकती है ना, ठीक है। तो सपोज़ मैंने माना कि इमेज कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में कि अब द साइज ऑफ दिस इमेज इज़ ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जब भी इमेज बनेगी तो ऑब्वियसली वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के साइज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप इस पर्टिकुलर इनलार्जनेस को आप फील भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं मिरर में। जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो बनने वाली इमेज है वो बड़ी दिखाई देगी और आप उसको फील भी कर पाएंगे, ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, द केस 4 सेज दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस कर दिया है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड है, आपने देखा यहाँ पर इस तरह से ए बी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम केस हमें कंसिडर करना है, दो लाइट रेज कंसिडर करनी है, तो हमने किया द रूल फर्स्ट का यूज़ करते हुए इंसिडेंट रे बी डी इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको दिख रहा है ये जो इंसिडेंट रे बी डी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइट रे कंसिडर कर ली। अब ये ऑब्वियसली पैरेलल है तो रूल फर्स्ट बोलता है कि जब भी ये इंसिडेंट रे किसी मिरर से स्ट्राइक होगी, कॉनकेव मिरर से, तो ये फोकस से पास होगी, ठीक है। फोकस से पास होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर फोकस से पास होने वाली रे कौन सी होगी, डी बी डैश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द रिफ्लेक्टेड रे डी एफ इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्टेड रे डी एफ इज पासिस थ्रू द फोकस, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस फोकस जो है प्रिंसिपल एक्सिस पर प्लेस्ड है, इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस लिखा हुआ है। अगेन हम दो सेकंड रे की अगर हम बात करें, सेकंड रे, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड रे कौन सी है, ऐसी रे जो फोकस से पास हो रही है, ठीक है। द सेकंड वन इज दिस रे बी एफ ई बोल सकते हैं आप इसको, बी एफ ई, जो फोकस से पास होती हुई जा रही है। तो आपको पता है रूल नंबर सेकंड बोलता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे फोकस से होती हुई आती है कॉनकेव मिरर के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, द इंसिडेंट रे बी ई इज़ पासिंग थ्रू द फोकस, द इंसिडेंट रे बी ई इज़ पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है। देन रिफ्लेक्टेड रे ई बी डैश इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रिफ्लेक्टेड रे ई बी डैश इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, कौन सी वाली, दिस वन इज़ अ डी बी डैश या डी एफ, और दिस वन इज़ अ ई बी डैश, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट बी डैश पर। डेफिनेटली अब आपको क्या करना है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस बी डैश पर, सो यू विल गेट द इमेज। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे, सो दिस वन इज़ अ ए डैश बी डैश इज़ अ इमेज, ए डैश बी डैश इज़ अ इमेज, और ये बिल्कुल कहाँ पर बना है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर ही बना है। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नीचे की तरफ, ठीक है। सो हम कह सकते हैं अगर लोकेशन ऑफ इमेज की हम बात करें तो इट इज़ एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी है, ठीक है। इसके नेचर की बात करें, नेचर ऑफ द इमेज, तो इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हुआ है वो रियल हुआ है, इसलिए ये जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल होगी। और इमेज हमें इन्वर्टेड नज़र भी आ रही है, हमें उल्टी इमेज इसकी नज़र आ रही है, दैट इज़ अ इन्वर्टेड इमेज, ठीक। सो नेचर ऑफ इमेज फर्स्ट इज क्लैरिफाइड। सेकंड, इमेज इज़ ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज़ होगा वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होगा। ये जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है इस ऑब्जेक्ट के साइज़ के बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो उसकी जो इमेज होगी वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। चलिए अगला केस देखते हैं हम लोग। द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड द सी। ऑब्जेक्ट आपने कहाँ प्लेस किया है, बियॉन्ड द सी, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के आपने बाद में प्लेस किया है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। क्या होगा, अगेन हम रे कंसिडर कर रहे हैं, द फर्स्ट रे इज दिस बी डी। ये बी डी रे देखो कैसी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इंसिडेंट रे बी डी इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो रिफ्लेक्टेड रे डी एफ पासिंग थ्रू द फोकस। रूल फर्स्ट कहता है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी, फोकस से पास होगी। देखिए ये फोकस से पास हो गई, ठीक है। अगेन जो सेकंड रे है, सेकंड लाइट रे, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो ऑब्वियसली रूल नंबर 4 कहता है, रूल नंबर जो सेकंड है हमारा वही कहता है, या रूल नंबर 4 कहता है कि जो लाइट रे होगी वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ में वापस चली जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट रे आई और लाइट रे उसी पाथ में क्या हो गई, वापस लौट गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दोनों लाइट रे है, इस लाइट रे की रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, और यहाँ से निकलने वाली लाइट रे की रिफ्लेक्टेड रे दिस वन, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट बी डैश पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो इस पॉइंट बी डैश पर जब ये इंटरसेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस से इस बी डैश के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर ही क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज होगा। सो यहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट ए बी के लिए इमेज ए डैश बी डैश मिल गई। तो देखिए यहाँ पर इमेज की लोकेशन क्या है, इमेज कहाँ पर बन रही है, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। बिल्कुल इमेज की जो लोकेशन है वो कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़,
आप देखें अगर यहाँ पर तो इंटरसेक्शन कैसा हो रहा है, रियल हो रहा है, इंटरसेक्शन बिल्कुल रियल हो रहा है, तो डेफिनेटली ये जो इमेज होगी कैसी होगी, रियल होगी। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर नेचर की हम बात करें और तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। आप देखिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन में खड़ा है, जबकि ये इमेज कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड। सो हम कहेंगे इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है। एंड द अनदर थिंग इज दिस, इमेज के साइज़ को अगर आप गौर से देखें तो इस ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है और इमेज का साइज़ छोटा है, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो होगा वो इमेज का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इमेज कैसी होगी, रियल और एंड इन्वर्टेड होगी। अगर इमेज की लोकेशन की बात करें तो इट इज़ बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम देख चुके हैं। इमेज रियल और इन्वर्टेड है और डिमिनिस्ड है। डिमिनिस्ड मतलब छोटी छोटी होती हुई। ठीक है, छोटी होती हुई, इट मीन्स कि जैसे जैसे अब ये ऑब्जेक्ट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा, ये इमेज का साइज़ क्या होगा, और छोटा होता जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फिफ्थ केस था। चलिए लास्ट केस देखते हैं हम लोग, केस नंबर 6 क्या बोलता है। बड़ा सिंपल सा केस है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सपोज इन्फिनिटी पर है। अब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो आप देखिए गौर कीजिए कि सपोज ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, बहुत दूर है, इतनी दूर जहाँ तक आप शायद देख नहीं सकते। ठीक है, इतनी दूर वहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको फॉर्म करनी है। तो ऑब्वियसली इस बात है, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट रे होती है अगर आप देखें तो वो अगर इन्फिनिटी पर है तो जो लाइट रे होगी वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, लाइट रे कैसी होगी, पैरेलल। ये पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आ रही है और हमें पता है इन्फिनिटी पर लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए अभी यहाँ पर प्रीवियस केसेस में अगर आपने देखा कि लाइट रे जब भी हमने कंसिडर की तो इस तरह से ऑब्जेक्ट से निकलती हुई दिखाई है, हमने इस तरह से दिखाया है कि ऑब्जेक्ट से निकल रही है। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट से जनरेट हो रही थी, तो ये वाला जो पॉइंट था वो ऑब्जेक्ट पे इंटरसेक्शन का पॉइंट था। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या हो रहा है, लाइट रे निकल रही थी। इसके प्रीवियस केस में भी आप देखिए हमने जब भी लाइट रे की बात की तो लाइट रे देखो यहाँ से निकलती हुई हमने दिखाई। तो ये लाइट रे जो हो रहा है इस ऑब्जेक्ट के एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें इसका उल्टा इसको समझूँ तो ऐसा बोलूँगा कि इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रही है। तो इसी तरह से अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है और इन्फिनिटी पर जो पैरेलल रेज होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो पैरेलल रेज आ रही है वो क्या हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है जो इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है। जो इन्फिनिटी पे वो जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में ये जो इन्फिनिटी है, सपोज़ थोड़ी देर के लिए आप समझिए, सपोज़ यहाँ पर ये इन्फिनिटी बहुत दूर है यहाँ से, इस इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकल रही है वो यहाँ से निकल तो रही है। ठीक है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें कैसी दिख रही है, पैरेलल दिख रही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि पैरेलल रेज किस तरह से आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और इनलार्ज करके देखते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको। सो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो लाइट रेज है, ये जो लाइट रे पैरेलल आ रही है, ऑब्वियसली ये कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। अब देखिए ये पैरेलल लाइट रे जब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्ट्राइक होगी इस कॉन्केव मिरर में। ठीक है, तो ये लाइट रे मिरर से जब स्ट्राइक होगी तो अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पर अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो अब ये लाइट रे कोई इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है नहीं, तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन वाला रूल फॉलो करेंगे। तो आपको याद आ रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ तो नॉर्मल क्या होता है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई जो लाइन होगी यही क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ नॉर्मल। सो अब ये लाइट रे जो आ रही है यहाँ से, ठीक है, ये लाइट रे आई तो ऑब्वियसली ये जो नॉर्मल का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल सेम होगा। तो देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस लाइट रे के लिए क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर लाइट रे। ठीक है, कि इन्फिनिटी से कोई आ रही है, सपोज मैंने कहा कि ए, सो ए से आ रही है और ये पॉइंट डी तक आ रही है। ठीक है, और ये यहाँ से पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल से क्या हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एंगल बना रही है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये वाला केस हमने देखा हुआ है, केस नंबर 4 प्रीवियस लेक्चर में, कि जब भी कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, पोल से ठीक उतना ही एंगल बनाएगी या प्रिंसिपल एक्सिस ठीक उतना ही एंगल बनाएगी जितना एंगल वो इंसिडेंट रे बना रही थी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये केस हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा है, आपको अगर याद आ रहा होगा। सो मैंने आपसे कहा था कि इस केस में क्या होगा, इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस,
कि यहाँ पर क्योंकि पोल पर इंसिडेंट हो रही है लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होगी, तो पोल से अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाऊँ तो दिस विल बी वर्क एज ए नॉर्मल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट केस हैं, बड़ा सिंपल सा केस है, ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस्ड है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास दो लाइट रेज आई है। द फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट हो रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट बी डैश पर। तो अब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस से इस बी डैश के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ही क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। अब सीधी सी बात है, इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है तो ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना बड़ा है आप देख ही नहीं पा रहे हो उसको। ठीक है, तो देखिए अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर और एज्यूम करें तो ऑब्जेक्ट क्या है, इन लाइट रे इतनी दूर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत बड़ा है। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इमेज। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन ऑफ द इमेज क्या होगी, एट द फोकस। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर तो इमेज कहाँ पर बनी है, देखो इमेज ये बनी है फोकस पॉइंट पर, एफ पर बनी है इमेज। ठीक है, सो लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट फोकस। नेचर ऑफ द इमेज की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रियल इंटरसेक्शन हुआ है लाइट रे का, तो ऑब्वियसली ये जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल होगी। और इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो वो भी आप आसानी से देख पा रहे हैं कि द इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक, अनदर थिंग इज दिस, हाईली डिमिनिश्ड और मच स्मॉलर इन साइज देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बेसिकली लाइट रे जो इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़े साइज़ का होगा। उसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसकी बात करें इस इमेज की, तो इमेज का साइज़ बहुत छोटा है। ठीक है, तो हमने देखा कि बेसिकली यहाँ पर अलग अलग केसेस के लिए टोटल 6 केसेस हमने कंसिडर किए और अलग अलग केसेस के लिए हमने इमेज फॉर्मेशन देखा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी, अगर हम देखें कि हम वेरिएशन ऑफ द इमेज देखें विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन ऑफ लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्केव मिरर, तो हम बता पा सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी फार फ्रॉम द मिरर। अगर आप थोड़ा यहाँ पर देखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी फार फ्रॉम द मिरर इट इज़ सेड टू बी एट इन्फिनिटी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हेन द ऑब्जेक्ट ए बी इज एट इन्फिनिटी द टू रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बी एंड रीचिंग द मिरर विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल। These rays are reflected at the points D and P and intersect at the B dash. Clear? Intersect कहाँ पर हो रही है, B dash पर. So therefore A dash B dash is the image of object AB placed at infinity. ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम इमेज विजुअलाइजेशन की बात करें, देखिए अब इमेज के विजुअलाइजेशन की बात करें तो इमेज किस तरह से विजुअलाइज हो रही है, अलग अलग आपने जब पोजीशन को चेंज किया। ठीक है, आपने क्या किया, अगर आप थोड़ा सा देखें तो अभी इमेज कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। इमेज अभी कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। फिर बाद में इसके पहले वाला केस हमने लिया, अगर इमेज इन्फिनिटी पर है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, फोकस पर फॉर्म हो रही है, और कैसी है, बहुत छोटी। फिर सपोज ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ये आया तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेज जो है वो किस तरह की बनी है। अब इमेज पहले कहाँ पर थी, देखिए फोकस पर। आप अगर ध्यान दें तो इमेज पहले कहाँ पर थी, फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पर। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट थोड़ा करीब आ गया है, कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। तो इमेज देखिए कहाँ चली गई, इमेज पहले जो फोकस पर थी, इमेज अभी फोकस पर थी, अब इमेज कहाँ पर आ गई, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इट मीन्स कि इमेज इस तरफ आ गई, ऑब्जेक्ट इस तरफ आया तो इमेज कहाँ आ गई, इस तरफ आ गई। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ऑब्जेक्ट का साइज़ जब इन्फिनिटी पर था तो बहुत बड़ा था, जब ये करीब आया तो ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा हो गया। ठीक है, जब ये इन्फिनिटी पर था तब इमेज कैसी थी, बिल्कुल बहुत छोटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इन्फिनिटी से थोड़ा सा इधर आया तो ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा हुआ, तो डेफिनेटली इमेज का साइज़ भी इधर जाते जाते क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इमेज का साइज़ भी क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो होगा वो पहले प्रीवियस केस की रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बड़ा हो गया। इमेज की डायरेक्शन ये। फिर इसके प्रीवियस केस हमने देखा कि अब जो ऑब्जेक्ट है अभी कहाँ पर है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ आया, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो आपको याद आ रहा होगा, आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया तो जो इमेज है जो पहले कहाँ पर थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, अब वो कहाँ आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आ गई। ठीक है, तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज आ चुकी है। अब सबसे खास बात क्या है कि इमेज का साइज़ और बढ़ गया। इमेज जैसी जैसी इधर आती जा रही है इमेज का साइज़ बढ़ता जा रहा है।
जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज़ कम होता जा रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर ऐसा केस होगा जब ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, अगेन हम देखते हैं कि बेसिकली इसका एक और केस कि जब आपने अब इमेज को क्या किया थोड़ा सा, या सॉरी ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया थोड़ा सा और शिफ्ट किया। ऑब्जेक्ट को अब आप शिफ्ट करके कहाँ ले आए, इधर की तरफ थोड़ा सा और, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ पर। तो देखिए इमेज कहाँ चली आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेकर आए तो इमेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फॉर्म हो रही थी अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इधर शिफ्ट हो गई। तो अब देखिए इमेज जैसे जैसे इधर जाती जा रही है उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर आते जा रहा है उसका साइज़ कम हो रहा है फिलहाल विद रिस्पेक्ट टू इमेज। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट जब इधर आया तो अब इमेज क्योंकि इधर चली गई, इमेज इस तरफ चली गई, तो इसका साइज़ जो होगा वो ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद क्या होगा, अगर आप फोकस पर प्लेस कर दें, अगर आप फोकस पर प्लेस कर दें ऑब्जेक्ट को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आपने फोकस पर प्लेस किया तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस करने के बाद अब आप यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट जब फोकस पर प्लेस हुआ तो इमेज कहाँ पर बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है, मतलब इमेज का साइज़ क्या हो गया, और बड़ा हो गया। ऑब्जेक्ट इधर आया तो इमेज इस तरफ गई और ऑब्जेक्ट का साइज़, इमेज का साइज़ क्या हो गया, अब और बड़ा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज़। ठीक है, तो यहाँ तक तो इमेज रियल चल रही थी, यहाँ तक तो रियल चल रही थी, मतलब इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है और रियल बन रही है। लेकिन अभी क्या हुआ, आप फोकस पर माने नहीं, आप जो है ऑब्जेक्ट को और ले आए, फोकस और पोल के बीच में ले आए यहाँ पर। तो अब क्या होगा, जब आप फोकस और पोल के बीच में आप लेकर आए तो अब इमेज जो है वो इन्फिनिटी के भी अलावा क्या हो गया, वर्चुअल इमेज बनने लगी बिहाइंड द मिरर। तो देखिए इमेज विजुअलाइजेशन में हम कह सकते हैं एज द ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर टू द मिरर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर हो रहा है, मिरर के करीब आ रहा है इस तरफ से, मतलब जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद फोकस था, तो यहाँ से इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर देन फोकस की तरफ और देन मिरर की तरफ धीरे धीरे जैसे जैसे आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, इमेज जो है वो शिफ्ट होती जा रही है इस तरफ और बड़ी होती जा रही है साइज़ में। ठीक है, सो देखिए उसी बारे में। So as the object comes closer to the mirror from the infinity to focus, the image shifts away from the focus to infinity. Image जो है वो focus से infinity की तरफ जा रही है। It goes on increasing, इसका size भी बढ़ता जा रहा है। It is always real and inverted, ये हमेशा real और inverted ही रहेगी, आप देख सकते हैं previous cases में। And it can be taken on the screen, इसको आप screen पर ले सकते हैं, मतलब जितनी भी रियल इमेजेस हैं उसको आप स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं या स्क्रीन पर उसको कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ओनली इन द वन केस, जो हमने देखा वर्चुअल केस वाला, वर्चुअल इमेज वाला केस, ओनली इन वन केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। सबसे पहला वाला केस हमने देखा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पोल और फोकस के बीच में है, तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनी थी, इस तरह से आपको याद आ रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहला वाला केस हमने देखा जब ऑब्जेक्ट जो क्या था, पोल और फोकस के बीच में था, पोल और फोकस के बीच में यहाँ पर था, तो उसकी इमेज क्या थी, इस पर्टिकुलर मिरर के पीछे। ठीक है, सो इट इज़ अ वर्चुअल एंड इरेक्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि ये कैसी थी, फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड देन इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्टेड। कैसी थी, वर्चुअल थी और सीधी थी। इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, मैं कहा था इसको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। और थर्ड थिंग इज़ दिस, उसकी इमेज डिस्टेंस जो थी, ठीक है, पोल से फोकस के बीच की दूरी आपको याद आ रहा होगा, पोल से फोकस के बीच की दूरी आपको याद आ रहा होगा। सपोज़ ये आपका मिरर है और यहाँ पर इमेज बन रही थी, तो आपको जब डिस्टेंस मेज़र करना होगा तो आप हमेशा पोल से स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो वी डिस्टेंस ऑफ द इमेज पॉजिटिव होगी। एच आई हाइट ऑफ द इमेज कैसी होगी, वो भी पॉजिटिव होगी क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही थी इमेज। एंड एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एम क्या था, आपका मैग्नीफिकेशन फैक्टर, लास्ट लेक्चर में हमने देखा बेसिकली ये क्या होता है, एम इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ, ये होता है। तो अब एच आई की वैल्यू पॉजिटिव है, एच ओ की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट इज़ अ मैग्नीफिकेशन फैक्टर, तो यहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है वी, एच आई और एम क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ बताएं, और या एटलीस्ट इसको 2 से 3 बार इस लेक्चर को देखिएगा, सो डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़
आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले जो फर्दर लेक्चर्स हैं आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक्स अगेन।